हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में मोलरता और मोललता के बारे में बताया गया था। आज हम बताने जा रहे हैं मोल प्रभाज और पीपीएम के बारे में। मोल प्रभाज अच्छी तरह से जानना चाहिए क्योंकि इस चैप्टर में इसका प्रयोग हुआ है, इसलिए बढ़िया से आप सीख लें। ऐसे आप 11th में भी पढ़े हैं, फिर इसका रिवीजन कर लें। मोल प्रभाज, इसको प्रभाज को हम अंश भी कह सकते हैं और इसका इंग्लिश होगा मोल फ्रैक्शन। अब प्रश्न उठता है कि इसको आप डिफाइन कैसे करेंगे। तो आप लिख सकते हैं घोल के किसी घटक का मोल प्रभाज उसके मोलों की संख्या तथा घोल में मौजूद कुल मोलों की संख्या का अनुपात होता है। बिल्कुल आसान है। घोल में जिस घटक का मोल प्रभाज आप निकालना चाहते हो उसके मोल में कुल मोल से भाग दे देना है। तो इस परिभाषा के आधार पर आप मोल प्रभाज का क्या सूत्र लिख सकते हैं। देखिए, इसका सूत्र हो सकता है मोल प्रभाज। यहां पर आप ध्यान दें, सूत्र लिखने से पहले एक बात का ध्यान दें। मोल प्रभाज को हम किसके द्वारा डिनोट करेंगे? काई के द्वारा, CHI। इसको आप काई पढ़ेंगे, चाई नहीं पढ़ना है, काई पढ़ना है। या सिंपली इसको हम x के द्वारा भी डिनोट करेंगे। x बड़ा हो या छोटा x का भी प्रयोग हो सकता है। ठीक है, तो मोल प्रभाज को हम x के द्वारा, बड़ा x या छोटा x के द्वारा हम क्या कर सकते हैं? डिनोट करेंगे। ठीक है ना। तो जैसे खुले का मोल प्रभाज लिखना हो, खुले का मोल प्रभाज क्या लिखेंगे? एक से यहां पर लिख दे घुल्ले। एक से घुल्ले का मतलब हुआ घुल्ले का मोल प्रभाज बराबर क्या होगा? घुल्ले का मोल, घुल्ले के मोलों की संख्या बटा कुल मोल। अब इसको मैथमेटिकल ढंग से लिखना चाहें तो आप सीधा सीधे लिख सकते हैं n माने मोल हो गया किसका? घुल्ले का, बटा में n t कर देंगे। NT का मतलब कुल मोल, टोटल मोल। तो n घुल्ले बटा में NT का प्रयोग करके आप काम चलाएंगे। लिखने में सुविधा होना चाहिए, ज़्यादा
लैंग्वेज लिखने से बचना चाहिए, तो सिंबॉलिक फॉर्म का ही हम प्रयोग करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। NT लिखा है तो समझिए कि कुल मोल, N घुल्ले लिखा है तो घुल्ले का मोल, N घोलक लिखा है तो घोलक का मोल, ठीक है ना। और मोल प्रभाज को हम X के द्वारा क्या करेंगे, डिनोट करेंगे। तो ये आपका फॉर्मूला बन गया। अब एक से घोलक बराबर क्या होगा, तो घोलक का मोल N घोलक बाई NT। ये आपका घोलक का मोल प्रभाज क्या होगा, निकल जाएगा, और इस फॉर्मूला से घुल्ले का मोल प्रभाज निकल जाएगा, समझ लिए। अब NT का मतलब क्या होगा, इसको मिटा दें। NT यानी कुल मोल हुआ, कैसे लिखेगा, घुल्ले का मोल प्लस है घोलक का मोल। घुल्ले के मोल में घोलक के मोल को हम जोड़ देंगे तो कुल मोल की संख्या जो है वो आपकी निकल जाएगी। तो मोल प्रभाज चाहे किसी भी घटक का निकालना हो, घुल्ले का निकालना हो चाहे घोलक का निकालना हो, तो जब तक मोल नहीं पता होगा तब तक आप मोल प्रभाज नहीं निकाल सकते हैं। एक बात काफी महत्वपूर्ण है, क्या महत्वपूर्ण है, नोट में हम कर दे रहे हैं। सबसे पहला चीज आप याद रखिए कि यह ताप पर निर्भर नहीं करता है, नहीं करता है, क्योंकि आप देखेंगे इसके फॉर्मूला में कहीं भी आयतन का प्रयोग नहीं हुआ है। आयतन जिसमें नहीं आएगा वह ताप पर भी निर्भर नहीं करेगा। तो मोल प्रभाज पहला चीज याद रखेंगे कि ताप पर निर्भर नहीं करता है। दूसरा पॉइंट आप दिमाग में रख सकते हैं जो काफी महत्वपूर्ण है, सभी घटकों के मोल प्रभाजों का योगफल 1 के बराबर होता है। घोल में चाहे जितने भी घटक हों सबके मोल प्रभाज को आप जोड़ देंगे तो उसका योगफल 1 के ही बराबर आएगा, यानी दैट इज x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस डॉट डॉट इज इक्वल टू कितना 1। x1 क्या होगा, पहला घटक का मोल प्रभाज प्लस दूसरा घटक का मोल प्रभाज प्लस तीसरा घटक का मोल प्रभाज डॉट डॉट। घोल में अगर जितना भी घटक हो सबके मोल प्रभाज को आप जोड़ दें उसका योगफल 1 के ही बराबर आएगा। लेकिन आपको द्विअंगी घोल के बारे में ही पढ़ना था, तो द्विअंगी घोल में एक घटक घुल्ले के रूप में होगा और दूसरा घटक घोलक के रूप में होगा। तो द्विअंगी घोल के लिए आप क्या लिख सकते हैं, इसको मिटा दें। बाइनरी सॉल्यूशन के लिए
बाइनरी माने द्विअंगी, घोल के लिए एक से घुल लें प्लस एक घोलक इज इक्वल टू 1। घुल और घोलक दोनों के मोल प्रभाज का जो सम होगा, योगफल होगा, वह निश्चित रूप से 1 के बराबर आपका आएगा। समझ में आ गया? तो इससे आप घुलने के लिए क्या फॉर्मूला लिखेंगे? x घुल बराबर, इसको इधर ले जाएंगे तो 1 माइनस x घोलक, और x घोलक बराबर क्या होगा? 1 माइनस x से घुल। कहने का मतलब है कि दोनों में से किसी का भी मोल प्रभाज दिया हो, दूसरे का निकालना हो तो एक में से घटा देना है। घुलने का मोल प्रभाज बराबर 1 माइनस घोलक का मोल प्रभाज, और घोलक का मोल प्रभाज निकालना हो तो एक में से घुलने का मोल प्रभाज क्या करना होगा? घटाना होगा। एक उदाहरण द्वारा समझिए। मान लीजिए दे दिया क्वेश्चन, यदि घुलने का मोल प्रभाज 0.2 है, घोलक का मोल प्रभाज निकालना, घोलक का मोल प्रभाज निकालें तो x घोलक, यहाँ फॉर्मूला देखिए, x घोलक बराबर क्या है? 1 माइनस x घुल, 1 माइनस x से घुल, तो 1 माइनस घुलने का मोल प्रभाज कितना दिया है? 0.2, कितना आ जाएगा? 0.8 आपका आंसर निकल जाएगा। ठीक है? तो कभी कभी प्रश्न में मोल नहीं देगा तो आपको मोल फॉर्मूला के द्वारा क्या करना होगा? निकाल लेना होगा। इस पर हम लोग थोड़ा एक क्वेश्चन को देखें कैसे बनेगा। इसको मिटा दें। क्वेश्चन आपका दे दे 34.2 ग्राम चीनी 214.2 ग्राम घोल में है। घुल तथा घोलक का मोल प्रभाज बताएं। अब देखिए यहाँ चीनी किसका काम कर रहा है? घुलने का। चीनी आपका घुल रहे है। घोलक की चर्चा इसमें नहीं किया गया है, तो जहाँ घोलक चर्चा में न हो तो आपको जल को घोलक के रूप में मान लेना पड़ेगा। यहाँ पर घोलक के रूप में जल ही होगा, यानी कि यह निश्चित रूप से जलीय घोल है। ये दिया रहे चाहे मत रहे, आपको समझ लेना है। तो आप बताइए, यहाँ हम घुलने कर दिए, घुलने का भाग, यहाँ घोलक कर दीजिए, घोलक का भाग, और यहाँ घोल कर दीजिए, घोल का भाग। बताइए घुलने के रूप में कौन है? चीनी। घोलक के रूप में कौन है? जल। ठीक है ना? अब चीनी का भार कितना दिया है? 34.2 ग्राम। घोल का भार कितना दिया है? 214.2 ग्राम। अब आपको घोलक का भी भार निकालना होगा,
नहीं तो फिर घोलक का मोल आप नहीं निकाल पाएंगे। तो क्या करेंगे भाई, तो घोल के भार में से घुल के भार को घटाना पड़ेगा। याद आ रहा है, घोल के भार में से घुल का भार घटा देंगे तो घोलक का भार क्या होगा, निकल जाएगा। पहले बताए तो क्या हो जाएगा, 214.2 माइनस 34.2 180 ग्राम। ये तो हो गया। और मोल निकाल दें इसका, घुल का मोल निकालें, एन घुल। फॉर्मूला क्या होता है, भार बटा अनुभार, भार ग्राम में होना चाहिए। तो बताइए कि यहां पर भार कितना दिया है इसका, 34.2। चीनी का अनुभार सभी जानते हैं 342 होता है। ऐसे आप निकाल भी सकते हैं। चीनी का फॉर्मूला है C12H22O11। इससे आप अनुभार निकालेंगे तो आएगा आपका कितना, 342। ये कितना हो गया, 1/10। ठीक, यह हो गया घोल के लिए। अब घोलक का मोल निकालते हैं। एन घोलक बराबर क्या होगा, घोलक का भार 180 बटा में अनुभार, घोलक के रूप में जल है और जल का अनुभार 18 सभी जानते हैं। 18 हो गया तो कितना हो जाएगा, 10 हो गया ना। तो घोल का मोल हो गया 1/10, घोलक का मोल हो गया 10। अब क्या करेंगे, इसको मिटा देंगे। कुल मोल निकाल दीजिए, कुल मोल NT क्या होगा बोलो, एन घुल प्लस एन घोलक, माने घुल का मोल और प्लस घोलक का मोल। तो घुल का मोल 1/10 और घोलक का मोल 10। सिंप्लीफाई करोगे तो 101/10 निकल जाएगा। अब निकाल लो घुल का मोल पर भाज। क्या फॉर्मूला होता है, एन घुल बटा में NT। तो एन घुल कितना है, 1/10। NT कितना निकाले यहाँ पर 101 101 बटा 10, ये कट गया तो 1/101 आंसर। x घोलक निकालोगे तो क्या होगा फॉर्मूला, एन घोलक बटा में NT। तो एन घोलक कितना है, एन घोलक आपका 10 है और NT कितना है 101 बटा 10। और ये 10 तो ऊपर चला जाएगा तो 100 बटा कितना हो जाएगा 101। इस तरह से आराम से आप घुल और घोलक का मोल प्रभाज क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। तो सवाल बनाना काफी क्या होगा, आसान होगा। कभी कभी कंपटीशन वगैरह में जनरल सवाल तो ये आपका 12th क्लास में पूछा जा सकता है। कंपटीशन वगैरह में थोड़ा क्वेश्चन को मिक्स्ड कर देता है, अमोलता को अमोल प्रभाज को मिक्स कर देगा, मोलारता अमोल प्रभाज को मिक्स कर देगा। तो वहाँ पर क्वेश्चन बनाने में हो सकता है कि परेशानी हो, लेकिन जिनका कंसेप्ट हर टॉपिक वाइज क्लियर है तो उनको कोई दिक्कत नहीं है। जैसे उदाहरण मैं दे रहा हूँ, देखिए, मिटा दें इसको। तो देखिए क्वेश्चन
नीट में भी पूछा है, ठीक है ना। ये काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दे देगा कि 2.5 m जलीय घोल में घुल का मोल प्रभाज निकालना। एम यहां पर क्या है, एम आपका मोललता है। एम क्या है, मोललता। मोललता आपने पढ़ा था, 2m दिया है तो इसका मतलब क्या हुआ, 2 मोल घुल 1 kg घोलक में है। 3 में m रहेगा तो 3 मोल घुल 1 kg घोलक में है। तो 2.5 m जलीय घोल का अर्थ क्या होगा, अर्थ निकालना होगा तभी ना क्वेश्चन बनेगा। देखिए 2.5 मोल कौन घुल कितना में, 1000 ग्राम माने 1 kg घोलक में। घोलक के रूप में जल है, चूंकि घोल कैसा है, जलीय, तो 1000 ग्राम जल में है। देखिए घुल का मोल दिया है, लेकिन घोलक, ये आपका घोलक जो है इसका मोल आपका नहीं दिया है, भार दिया है। तो सबसे पहला काम है कि आप घोलक का मोल क्या करें, निकालें। जब तक दोनों का मोल नहीं निकलेगा, मोल प्रभाज नहीं निकलेगा। तो एक का मोल दिया है और दूसरे का मोल नहीं दिया है, भार दिया है, तो आपका काम है कि इसका मोल क्या करें, निकालना। तो बोलिए NH2 बराबर हो जाएगा 1000 बटा में कितना, 18 यानी 55.5। ठीक है। घुल्ले के रूप में कुछ भी आपका घुल्ले का यहाँ पर नहीं दिया हुआ है जो कौन सा पदार्थ घुल्ले का काम कर रहा है, ठीक है ना। लेकिन घोलक पता है कि जल जो है घोलक है। अब टोटल है मोल निकालना n की, तो क्या होता है वो, n सॉल्यूट माने घुल्ले अब प्लस n घोलक। तो n घुल्ले कितना दिया है, 2.5, और n घोलक कितना निकाल लीजिए, 55.55। अब इसको जोड़ लीजिए तो हो जाएगा 5 और 5 0 हो जाएगा ना, 10 0 58 हो जाएगा, 58.05 हो जाएगा ना जी। ये तो 5 जो करते हो, 5 और 5 मिलकर के 10 0 हासिल है, 5 7 है 8, ये 5 58.05। अब क्या करें, अब मोल प्रभार किसका, घुल्ले का निकालना है। अभी बताए हैं कि घुल्ले का मोल बटा में कुल मोल। तो घुल्ले का मोल कितना है, 2.5, और कुल मोल कितना आ गया, 58.05। अब इसको सॉल्व कर लीजिएगा, ये आपका क्या हो जाएगा आंसर। तो ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है ना। और जो लड़का अगर कंसेप्ट सही नहीं रखता है तो वो तो गड़बड़ा जाएगा, और जो बढ़िया से इस टॉपिक को पढ़ लिया है वो आराम से इसको क्या करेगा, बना लेगा, ठीक है ना। अब हम चर्चा करेंगे ppm पार्ट्स पर मिलियन, यानी भाग प्रति 10 लाख पर। मिलियन का मतलब होता है 10 के पावर 6, 10 to the power 6। देखिए ppm का प्रयोग तब करेंगे जब सॉल्यूशन बहुत डाइल्यूट हो। डाइल्यूट माने तनु हो, यानी कि सॉल्यूशन में, घोल में अगर घुल्ले बहुत कम है तभी ppm का प्रयोग किया जाता है। प्रायः जो आपका प्रदूषण है या जल की कठोरता है ppm में व्यक्त किया जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग ppm को डिफाइन करेंगे, फिर उसका फॉर्मूला लिखेंगे,
आप कुछ क्वेश्चन उस पर बना लेंगे तो आपका क्लियर हो जाएगा। ppm ऐसे भी लिख सकते हो, p स्मॉल m, पूरा नाम इसका क्या होगा, पार्ट्स पर मिलियन। मिलियन का मतलब होता है 10⁶। ppm में जब भी हम सांद्रता को व्यक्त करेंगे तो आपको 10⁶ में ही निकालना होगा। जैसे प्रतिशतता 100 में निकलता है, वैसे ppm के लिए प्रति 10⁶ में आपको निकालना होगा। देखिए इसको डिफाइन कैसे करेंगे, 10⁶ ग्राम घोल में मौजूद घुल्य की मात्रा इसमें ग्राम में को ppm, ठीक है ना, बाई मास आप कर सकते हैं। बाई मास का मतलब भार के अनुसार या द्रव्यमान के अनुसार, द्रव्यमान के अनुसार, ठीक है ना, कहा जाता है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ppm यहाँ पर W/W दे देगा। ppm W/W माने भार के अनुसार, द्रव्यमान के अनुसार, अंग्रेजी में लिखेंगे बाई मास। ऊपर भी भार, नीचे भी भार। मैंने बताया था कि W/W अगर फॉर्म हो तो ऊपर घुल और नीचे घोल होता है, तो घुल भी ग्राम में होगा, घोल भी किस में होगा, ग्राम में। और कितना से गुना करेंगे, 10⁶ से। तो ppm W/W बराबर कितना होगा, फॉर्मूला के रूप में लिखेंगे। तो अब देखिए ये किससे संबंधित है, ये घुल्य से संबंधित है। तो लिखेंगे घुल्य का भार चाहे द्रव्यमान, बटा है तो बटा दे दें। ये W किससे है, घोल से, तो घोल का भार और कितना से गुना करेंगे, 10⁶। तो ये फॉर्मूला निकल गया, ppm बराबर घुल्य का भार बटा घोल का भार और गुना 10⁶। अगर मान लो कि दे दिया ppm और यहाँ दे दिया V/V, तब ppm V/V का मतलब हुआ आयतन के अनुसार, ऊपर भी आयतन नीचे भी आयतन। तो ऊपर घुल्य का संबंध और नीचे घोल का संबंध होता है। तो इसका फॉर्मूला क्या लिखोगे, घुल्य का आयतन है ना, ऊपर ये किससे संबंधित है, घुल्य से, और ये संबंधित है घोल से। बटा है तो यहाँ बटा दे दीजिए, घोल का आयतन, आयतन किसमें होना चाहिए, मिलीलीटर में, इंटू 10⁻⁶ कितना, 6। ठीक है। अब ppm अगर W/V दे दे तब क्या लिखेंगे, आराम से बता सकते हैं। ऊपर में देखिए क्या है, ऊपर में आपका भार है और नीचे में आयतन है। ऊपर का संबंध घुल्य से और नीचे का संबंध घोल से। क्या लिखोगे इसके लिए, घुल्य का भार, इसके लिए क्या लिखेंगे, घोल का आयतन गुना 10⁶। तो आपके सिलेबस में सिर्फ यही पढ़ना है, ये दो चीज भी आपको ध्यान देना चाहिए। कभी कभी कंपटीशन वगैरह में आप बैठेंगे तो इस तरह का सवाल इस पर मिल सकता है, ठीक है ना। अब इसको मैं मिटा दे रहा हूँ, इस पर कुछ क्वेश्चन देखिए।
मान लीजिए क्वेश्चन आपका दे दें 5 ग्राम मिश्र धातु में 250 मिलीग्राम तांबा है। तांबा मैंने कॉपर है। तांबा की सांद्रता ppm में बताएं। ठीक है ना। कॉपर की सांद्रता आपको ppm में क्या करना है, बताना है। ठीक है। कौन सा फॉर्मूला लागू करेंगे, यहां बताइए कि घोल के रूप में कौन है, मिश्र धातु। कि मिश्र धातु आपका घोल का काम कर रहे हैं और तांबा जो है किसका काम कर रहा है, घुलने का काम कर रहे हैं। और दोनों का तो भार दिया हुआ, तो आपका भार के अनुसार भी फॉर्मूला लिखा जाएगा। तो क्या लिखेंगे, ppm बराबर बोलो कॉपर का भार बटा में मिश्र धातु का भार इंटू 10 के पावर कितना 6। तो कॉपर का भार कितना दिया है 5 ग्राम, सॉरी कॉपर का भार दिया है 250 मिलीग्राम। तो मिलीग्राम को ग्राम में बदल लेना है। तो 250 मिलीग्राम में कितना ग्राम होगा, 250 गुना 10 के पावर -3 ग्राम। माने इसमें क्या करना होगा, आपको मिली का वैल्यू रख देना होगा ना, मिली। तो मिली का मान होता है 10 के पावर -3। तो 250 मिलीग्राम कितना ग्राम के बराबर होगा, 250 गुना 10 के पावर -3 ग्राम में। तो कॉपर का भार हो गया पूरे 250 गुना 10 के पावर -3। और मिश्र धातु का भार कितना है 5 इंटू 10 के पावर कितना 6। ये कट जाएगा ना जी, 50 से कट जाएगा। तो हो गया 50 गुना 10 के पावर -3 है 10 के पावर 6, 10 के पावर 3। इसको लिख सकते हैं 5 गुना 10 के पावर 4। ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका आंसर निकल जाएगा। तो इस तरह से आप ppm वाला सवाल क्या कर सकते हैं, आराम से बना सकते हैं। बात समझ में आई कि नहीं। मिश्र धातु किसका काम कर रहा है, घोल का। और तांबा यहाँ पर किसका काम कर रहा है, घुलने का। ठीक है ना। तो घुलने का भार बटा में घोल का भार गुना 10 के पावर क्या होता है 6 होता है। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। अब जैसे मान लीजिए कि आपका दे दिया कि आरा की वायु में प्रदूषण की मात्रा 10 ppm, 10 यहां पर कर दिया क्या आपका V/V, SO2 है। आरा की वायु में प्रदूषण जो है वो कितना है जी 10 V/V ppm SO2 है। या इसको दूसरे ढंग से भी लिख सकते हैं, 10 V/V ppm SO2 आरा की वायु में है। ठीक है। इसका अर्थ क्या निकला, इसका जो अर्थ होगा आप आराम से बता सकते हैं। बोलिए SO2 यहां पर क्या है, घुलने है।
और वायु जो है यहाँ किसका काम कर रहा है, घोल का काम कर रहा है, ठीक है। तो 10 दिख गया है ना, अब भी दिया है ऊपर भी, तो 10 ग्राम नहीं लिखना है, 10 ml, 10 ml SO2 कितना में, नीचे भी है, भी घोल के लिए आएगा, लेकिन ppm है तो मिलियन में नहीं निकलता है जी, घोल वाला 10 के पावर 6 में दिखाना होगा। तो 10 ml SO2 कितना, 10 के पावर 6 ml वायु में है, इसका मतलब यही ना होगा, बोलिए 10 ml SO2 10 के पावर 6 ml आरा की वायु में है, चाहे वायु में है, क्यों लिख दे। तो आप समझ गए होंगे कि ppm का अर्थ है क्या होगा। एक और उदाहरण द्वारा समझ लीजिए, इसको मिटा दे रहे हैं। जैसे दे दिया कि 1 ppm चीनी घोल, यहाँ दे दिया W/W, नहीं भी दिया है तो उसको W/W ही समझेंगे। इसका मतलब क्या होगा, 1 ग्राम चीनी कितना, 10 के पावर 6 ग्राम घोल में है। अगर 1 ग्राम चीनी 10 के पावर 6 ग्राम घोल में होगा तो चीनी की जो सांद्रता होगा वो निश्चित रूप से कितना होगा, 1 ppm के बराबर होगा। फॉर्मूला में भी रख करके बनाएंगे तो 1 ppm आ जाएगा। तब हम समझ रहे हैं कि आप समझ गए होंगे कि ppm क्या है, ppm बाई मास, ppm बाई वॉल्यूम और ppm बाई W/V, वेट बाई वॉल्यूम। धन्यवाद, फिर अगले वीडियो का इंतजार कीजिए।